हेलो बच्चों। सो आज हम ले आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चौथा वीडियो। पिछले 3 वीडियोस में हमने काफी सारी फोर्सेस और काफी सारे लॉ सीखे हैं और ये सीखा है कि हम उन सारे फोर्सेस को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। राइट, आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वीडियो है और आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे यहाँ पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे। राइट, हमने देखा था कि फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, काइनेटिक, रोलिंग और स्टैटिक, जिसमें से रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कब वर्क करता है और इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ये चीज हमने लास्ट टाइम देखी भी थी और सीखी भी थी। बट मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं दिखाऊंगा कि काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का और क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सब मिस्टेक करते हैं इज फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें बहुत सारे नंबर्स कटते हैं या नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंडिंग कि कब कौन से टाइप का फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो आज हम कवर करेंगे। और उसके साथ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे विच इज सूडो फोर्सेस। राइट, तो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या करना है। राइट, तो जैसे मैंने बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शंस कैसे ढूंढी जाती है, राइट, वो हम आज सीखेंगे। उसके साथ में हम क्वेश्चंस भी पिक करेंगे और इस चीज को अप्लाई भी करेंगे। राइट, एक छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा जो तुम लोग ने अभी तक शायद ना सोचा हो। अगर ना सोचा हो तो आज सोचना, ठीक है। और अगर आपने सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज से हम रियल लाइफ एक एग्जांपल देखेंगे कि जहां भी हम ये चीज देखेंगे तो अब तुम्हें रियलाइज होगा अरे यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये फोर्सेस के लिए है कि फोर्सेस को हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे स्टडी करते हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से एक नया फोर्स हमारे सामने आ जाता है विच इज सूडो फोर्स। राइट, तो ये आज का ओवरव्यू है, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं नोट्स खुद से बनाइए हमेशा, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज कैसे और क्यों लिखी हुई है। राइट, वीडियो तो आपके पास है ही है हमेशा के लिए, बट नोट्स आपको हेल्प करेंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन चीजों को कवर करने के लिए। चलिए पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब हमारी बॉडी जो है वो मोशन करने लगती है। राइट, तो इसने एक एग्जांपल पिक किया है कि बी ब्लॉक जो है उसका बॉटम सरफेस जो है वो स्मूथ है। राइट, सो बी ब्लॉक का जो सरफेस है दैट इज बेसिकली स्मूथ, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है बिकॉज इट्स अ रफ सरफेस। तो सवाल ये बन जाता है कि अगर ये ब्लॉक वी नॉट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ठीक है। अब एक चीज हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग मतलब दोनों बॉडी के बीच जो स्लिपिंग हो रही है ना उसको रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन। राइट, फोर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज ये मत बोलना कि फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। अगर ये बोलोगे तो नंबर कटेंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो फोर्स के अपोजिट कोई कहानी नहीं है। कहानी बस ये है कि जो स्लिपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन बोलता है कि अगर कोई बॉडी फास्ट हो रही है तो मैं इसको स्लो कर दूंगा, कोई बॉडी स्लो हो रही है तो मैं इसको फास्ट कर दूंगा। बस कहानी ये है कि स्लिपिंग को रोकना है। ठीक है, स्लिपिंग को रोकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगता है। आइए यहाँ देखते हैं। ठीक है, हमें देखना है कि ए पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है और बी पे कितना लग रहा है। बी तो स्टेशनरी है। ए पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए के अंदर, बी पे पॉइंट ले लेते हैं बी के अंदर। ठीक है, ए वाला जो पॉइंट है वो कहां जा रहा है बच्चों? आगे, है ना। तो यहां पे अगर आप बी पे खड़े हो तो आपको ए वाला पॉइंट दिखेगा कि आगे जा रहा है। स्लिपिंग कहां हो रही है? आगे। तो ए वाले पे कहां फ्रिक्शन लगेगा? पीछे की तरफ। राइट, ए पे अगर आप खड़े हो और ए वाला आगे जा रहा है तो बी वाला किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? पीछे। तो बी वाला अगर पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? स्लिपिंग को रुकेगा और फ्रिक्शन लगा देगा यहाँ पे। सिंपल और इजी मेथड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। जहां पे स्लिपिंग हो रही है उसको रोकेगा फ्रिक्शन। राइट, तो अगर बी देख रहा है ए आगे जा रहा है तो बी ए पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। ए को लगेगा कि बी पीछे जा रहा है तो बी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा।
राइट। तो मोशन आपको ये चीज बहुत इजीली बताता है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। राइट। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। राइट। तीन केसेस ले लेते हैं। चलो वही वाला केस लेते हैं जो हमें बना के दिया था। राइट। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ए बी। ठीक है। ये वाला जो है ये आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इस वाले में बताना है कि ए पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, बी पे। सब पे फ्रिक्शन जो है वो यहीं पे लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में। सेकेंड केस जो है हमारा, उसमें सेम ब्लॉक ए और बी। अब इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ए वाले पे कितना फ्रिक्शन, कहाँ डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, बी वाले पे कहाँ लगेगा। तीसरा सवाल, ए वाला ब्लॉक, बी वाला ब्लॉक। ए वाला 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बी वाला 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ए पे कहाँ फ्रिक्शन लगेगा और बी पे कहाँ फ्रिक्शन लगेगा। ये तीन सवाल है और ये तीन सवाल ये क्लियर करेंगे कि हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगाना आया कि नहीं आया। चलो 2 मिनट आप ले लो, तीनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ये बताओ कि कौन से वाले का आंसर क्या होगा। सिंपल है ना, याद रखो हमेशा क्या बोलना है, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोकेगा। तो स्लिपिंग जो हो रही है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बस पता करना है कि स्लिपिंग किस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी उसके अपोजिट बिंदास फ्रिक्शन लगा दो। राइट। और नोटिस करो यहाँ फोर्स की कोई बात ही नहीं है। राइट, वेलोसिटीज दी हुई है, वेलोसिटी में फोर्स वोर्स का कोई कहानी नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन को फोर्स से फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन को पड़ता है फर्क स्लिपिंग से। अगर स्लिपिंग हो रही है तो वो रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, सवाल लगा लिया। अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आराम से टाइम लेके सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है इस चीज को करने की। राइट, अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे नहीं रहे हैं, अभी सीख रहे हैं उसके लिए। ठीक है, सीखने के समय आराम से किया जाता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो। अभी स्पीड नहीं चेक करनी है, अभी मेथड सीखना है। चले, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो ए पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और बी पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ए और बी पे, अब देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तो नीचे वाला जो है वो 20 से जा रहा है, ऊपर वाला 10 से जा रहा है ना। तो ऊपर वाला स्लो स्लो जा रहा है ना। अगर ऊपर वाला स्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं तुमको फास्ट करूंगा, स्लो। देखो अगर ऊपर वाला स्लो हो रहा है तो आगे वाला ऐसे जाएगा, पीछे खसक जाएगा। राइट, अगर ऊपर वाला स्लो है तो आगे वाला 20 से जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्लो हो रहा है। तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं तुमको फास्ट करूंगा, मैं स्लिपिंग होने नहीं दूंगा। तो मैं तुमको स्लिपिंग होने नहीं दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, फ्रिक्शन को आगे की तरफ लगा। आई होप बहुत सारे बच्चों का ये आंसर सही आ गया, और नहीं आ गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस करेंगे। राइट, अभी गलती करने से सीख जाओगे, आगे एग्जाम में गलती नहीं करोगे। नीचे वाले भी बात करते हैं। अब ए पे जब खड़ा हूं, नीचे वाले को देख रहा हूं, तो नीचे वाला तो आगे भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, मैं पीछे जा रहा हूं। तो अगर नीचे वाला 20 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, फ्रिक्शन बोलेगा भाई फ्रिक्शन की वैल्यू ये डायरेक्शन में एफ लगनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस बात में होगी तो बिंदास कमेंट में पूछ लेना कि सर आपने जो बोला वो गलत है। ठीक है, और सर चेक करेंगे कि भाई कहाँ गलती होगी। लेकिन अभी के लिए तो आंसर यही है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे और नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे। जो तेज होगा उसको स्लो करेगा और जो स्लो होगा उसको तेज करेगा। ठीक है, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन की कहानी क्या बोलती है, सेकेंड क्वेश्चन की कहानी बोलती है कि भाई ऊपर वाला 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और नीचे वाला जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना। तो नीचे वाला 10 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से। फिर से एक एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए में ले लेते हैं और एक पॉइंट बी में ले लेते हैं, है ना। अब ए वाले को देखते हैं, बी वाला ए वाले को देख रहा है ऐसे बैठ के। राइट, ए वाला क्या हो रहा है भाई, ए वाला आगे भागा जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला तो बेचारा धीरे धीरे है ना। तो अगर ऊपर वाला तेजी से जा रहा है तो बी वाला पीछे जाएगा, ए वाला आगे भागने लगेगा। तो वो क्या बोलेगा, फ्रिक्शन भाई तू आगे जा रहा है मैं तेरे को रोकूंगा। जहां भी जाओगे स्लिपिंग जिस तरफ भी होगी वहां से वो रोकने की कोशिश करेगा। राइट,
तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा हमारा, पीछे की तरफ। जो फास्ट है उसको स्लो करो, जो स्लो है उसको फास्ट करो, राइट। ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाले की कहानी क्या है, बी वाली कहानी है भाई, बी वाला तो है, तो मैं ए से खड़े होकर देख रहा हूं, तो बी वाला बेचारा पीछे खसक रहा है, इसको तो फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बिंदास कमेंट में बोलना। अब डरना नहीं, सवाल पूछने से नहीं डरो यार, गलती करोगे, सवाल पूछोगे तब तो सीखोगे। साइंस का मतलब ही यही है कि सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछे होते तो इतना सारा फॉर्मूलाज, इतने सारे थियरम्स, इतने सारे थियरीज डेवलप ही नहीं होते। सवाल पूछना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझा, गलत लगा तो बोलो ये गलत लग रहा है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती है। आ जाओ ये बहुत इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे। यहाँ पे तो गड़बड़ है यार। गड़बड़ ये है भाई, अगर मैं ए पे एक पॉइंट लेता हूं और बी पे एक पॉइंट लेता हूं, तो पता है ए और बी एक दूसरे को देख देख के आगे आगे आराम आराम से चल रहे हैं। भाई दोनों 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो ऊपर वाला घर और नीचे वाला घर दोनों 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे देख के जा रहे हैं, कोई रिलेटिव स्लिपिंग ही नहीं हो रहा उनके लिए, और स्लिपिंग नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो जीरो। स्टैटिक होगा कि नहीं उसका मतलब नहीं है। अभी हम क्या सीख रहे हैं भाई, दोनों मूव कर रहे हैं, राइट। ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, राइट। स्टैटिक होगा कि नहीं वो स्टैटिक में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ऊपर वाला भी 10 मीटर पर सेकंड, नीचे वाला भी। फ्रिक्शन ना किसी को फास्ट करना चाह रहा है ना स्लो, तो लगेगा ही क्यों, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और ये बोलेगा भाई फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में जीरो है, इसलिए कोई भी डायरेक्शन में नहीं बता सकता। एक दो तीन सिंपल क्वेश्चन से आपको मैंने बता दिया कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा, कौन से डायरेक्शन में, ठीक है। एक और बहुत एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। देख क्या लेते हैं, तुम ही सॉल्व कर लोगे। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट वो मशीन होती है या वो सेटअप होता है जो रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये ऐसे 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 यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये बेल्ट घूमता रहता है। ये आपने सबसे ज्यादा देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, जिसपे आपका लगेज आता है, ठीक है, वो अपने आप घूमता रहता है, लगेज उस पर रखा रहता है। अब आपका बैग एक कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ है, ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस कन्वेयर बेल्ट पे ये जो बैग रखा हुआ है, इस पे फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब सब लोग फट से आंसर ये देते हैं कि सर ये ब्लॉक आगे जा रहा है मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यही तो बोलोगे, ब्लॉक आगे जा रहा है फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सब लोग दनादन आंसर मार्क करोगे और नेगेटिव नंबर लेके घर चले जाओगे। चले, क्या कंफ्यूजन है वो देखते हैं, चलो। देखो ये ब्लॉक जो है ना, ये रेस्ट पे मूव क्या हो रहा है, ये प्लेट, राइट। तो इसका ग्राउंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड मूव कर रहा है तो दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। एक पॉइंट हम बेल्ट के पास ले लेते हैं और एक पॉइंट जो है हम ब्लॉक में ले लेते हैं। देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बेल्ट है, बेल्ट आगे जा रही है। अगर बेल्ट आगे जा रही है तो ये वाले ब्लॉक को लगेगा, ये आगे जा रहा है तो बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि बेल्ट चल रहा है, बेल्ट की वेलोसिटी है, बेल्ट को हम दे रहे हैं फोर्स मूव करने के लिए, तो बेल्ट तो अपने आप चल रहा है। बेल्ट अगर चल रहा है तो उसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारा, पीछे की तरफ, क्योंकि हमें उसको रोकना है। लेकिन अब सोचो अगर तुम ब्लॉक को देख रहे हो तो ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक एक्चुअली में पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेल्ट आगे जा रहा है ना। क्योंकि नीचे वाला घर जब आगे जाएगा तो पीछे जाएगा ऊपर वाला। अब ब्लॉक पीछे जा रहा है, लेकिन ब्लॉक पीछे जा रहा है, लेकिन इस पे फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, आगे, बिकॉज वो पीछे जाने के मोशन को रोकना चाहेगा। तो कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम्स में अगर आपका ब्लॉक दिखता है तो फ्रिक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। डायरेक्शन निकालना फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा नंबर खाता है, ये याद रखना। पहले से बता रहा हूं, गलती करोगे तब फिर याद करोगे मेरी बात, ठीक है। तो बहुत अच्छे 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देख लिए, आगे चलते हैं। तो हमें ये तो समझ गया कि हम डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद में कहानी आती है, ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। ये 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों की वेलोसिटीज दी हुई है, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा, ठीक है। ये आप ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई इन तीनों के
ए का डायरेक्शन आगे या पीछे, बी का डायरेक्शन आगे या पीछे, सी का डायरेक्शन आगे या पीछे, राइट। तो सी पे कहाँ लग रहा है, बी पे कहाँ लग रहा है और ए पे कहाँ लग रहा है। क्लियर है? चलो ये तो समझ गया। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो हम आगे करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, स्लिपिंग जब होता है ना, जब बॉडी स्लिप हो रही है तो दिख रहा है कि ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, आगे वाले पे पीछे लगेगा, पीछे वाले पे आगे लगेगा, ये दिखता है, राइट। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम पता है, स्टैटिक में, स्टैटिक में तो मोशन ही नहीं हो रहा। अगर मोशन ही नहीं हो रहा तो ये कैसे पता करोगे कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा। ठीक है, दो सिंपल स्टेप है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये बोलता है कि ऐसा एज्यूम कर लो फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब क्या चल रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वो बोलता है कि अगर समझो हमने जो चैप्टर पिछली बार देखा था कि भाई इस पे मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो ये नहीं मूव कर रहा, तो अगर ये नहीं मूव कर रहा तो फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक काम करो, अज्यूम करो फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे जाता, अगर ये ब्लॉक आगे जाता तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, इस पे पीछे, राइट। बिकॉज अगर नहीं होता तो आगे जाता, तो रोकेगा फ्रिक्शन का पीछे की तरफ, है ना। और अगर नीचे वाले ब्लॉक पे देखोगे तो आगे की तरफ, बिकॉज ये जा रहा है पीछे तो ये जाएगा आगे। आई होप यहां तक स्टैटिक वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्टैटिक वाली प्रॉब्लम बहुत बार आती है, एचसी वर्मा के बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टैटिक के। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की कहानी है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला और समझेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दोनों ब्लॉक को मूव करना है। ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव करने के लिए कितना एक्सेलरेशन आएगा, राइट, फोर्स कितना आप लगा सकते हो। और सेकेंड चीज वो पूछता है कि आपका इस केस में छोटे वाले एम पे कितना फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हम बोर्ड पे करते हैं। सवाल यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। ठीक है, इस वाले पे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ ए, मिनिमम एफ फॉर बोथ ब्लॉक्स, नहीं पहले ये नहीं करते, पहले ये करते हैं, इफ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे, रुक जाओ पहले ये सिंपल पहले समझ लो। इफ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर find a acceleration of the blocks, ठीक है, b friction acting on the small m block। ठीक है, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहानी क्या बोल रही है, कहानी ये बोल रही है कि भाई दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे दिया आपको म्यू, नीचे का सरफेस जो है वो स्मूथ है। सवाल बहुत इजी है लेकिन समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं लेकिन फोर्स तो नीचे वाले को लग रहा है, तो नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला चाहेगा कि मैं आगे भाग जाऊं। अब नीचे वाला अगर आगे भागना चाहेगा तो पीछे वाला कहाँ जाएगा, पीछे, लेकिन पीछे वाले को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। इसको कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, अब सर वो सब लोग बोलते हैं कि यार सर छोटा वाला ब्लॉक जो है, छोटा वाला ब्लॉक जो है उसका वेट है mg, उसका नॉर्मल रिएक्शन है n, है ना, नॉर्मल रिएक्शन है नीचे mg, और उसके बाद में फ्रिक्शन इधर लग रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। तो एक काम करो, n इक्वल टू एम जी ले लो, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन डायरेक्टली आ जाता है यहाँ से म्यू एम जी। ये हमारा आंसर है। और जब आप ये करते हो तो आपको शाबाशी मिलने की जगह -1 मिलता है। इसलिए मिलता है
कि भाई ये जो फॉर्मूला सिखाया था ना, ये या तो काइनेटिक में यूज करोगे या लिमिटिंग वैल्यू में, स्टैटिक में नहीं यूज करोगे। काइनेटिक का है भाई, ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, ये वाला इसके साथ चल रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग है ही नहीं। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रिक्शन इसमें जो लग रहा है वो स्टैटिक लग रहा है। स्टैटिक मतलब क्या, दो पूरा सिस्टम चलने से फ्रिक्शन नहीं लगने लगता भाई। जो दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगने वाला है, क्या वो दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? नहीं चल रहे। जितना फास्ट ये चलेगा उतना फास्ट ये चलेगा, तभी तो साथ में चलेंगे। और हमने अभी देखा था 10 मीटर पर सेकंड वाले केस में दोनों के बीच का फ्रिक्शन जीरो था। यहाँ जीरो इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, बॉडी एक्सेलरेट करने वाली है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो काइनेटिक वाला केस नहीं है। तो काइनेटिक वाला केस नहीं है। दूसरी बात, हम लिमिटिंग क्यों नहीं लगा सकते भाई? हमें क्या पता उससे कम लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है, और उससे कम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग से ज्यादा लग रहा होता तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ खसक जाता या पीछे की तरफ खसक जाता, मूव करता। वो मूव नहीं कर रहा, इसने बोला ना यहाँ दे मूव टुगेदर। तो मूव टुगेदर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इतना नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। कहानी क्या बोलती है? तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू m1 सॉरी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। एफ नेट कितना लग रहा है? एफ m प्लस कैपिटल M। अच्छा, अब मुझे बोलोगे कि सर एफ, ये जो कहानी है इसमें फ्रिक्शन नॉर्म सॉरी ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, सब लग रहा है, ये क्यों नहीं लिया? जब आपने इस ब्लॉक को एक साथ देखा ना, तो ये दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते। अगर आप इस ब्लॉक को अलग से लिखोगे तब आपको फ्रिक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। सिंपल, राइट। तो एफ नेट पूरे सिस्टम पे कितना है? सिर्फ एफ, राइट। तो ये आ गया यहां से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का आंसर है एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये जो गलती थी इसको अब फिक्स किया जा सकता है। कैसे फिक्स किया जाएगा? ऐसे फिक्स किया जाएगा कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा था यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शन लग रहा था यहाँ पे, ये थोड़े से एडजस्टमेंट करेगा। ये बोलेगा कि भाई अगर ये फ्रिक्शन इतना लग रहा है तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये भी तो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एफ नेट इक्वल टू स्मॉल एम ए। स्मॉल एम क्यों लिया? क्योंकि छोटे वाले ब्लॉक की बात हो रही है। एफ नेट कितना लग रहा है उस पर? फ्रिक्शन। मोशन कितना हो रहा है? एम। और एक्सेलरेशन कितना आ गया है बच्चों? एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और यहां से आ जाता है हमें फ्रिक्शन का वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कभी भी आप म्यूएस एन से नहीं निकालोगे। म्यूएस एन या तो काइनेटिक में डायरेक्ट लगा सकते हो, या वो बोल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो लगा सकते हो। यही दो केस में म्यूएस एन और कहीं भी नहीं लगेगा। तो जब मोशन हो रहा है बॉडी के बीच में, बिंदास लगाओ म्यूएस इंटू एम जी या म्यूएस इंटू एम जी कॉस थीटा, एन निकाल के डाल दो वहां पे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जब ये क्वेश्चन करोगे और स्टैटिक लग रहा है, मोशन नहीं हो रहा, मोशन का मतलब क्या है? पूरा ब्लॉक मूव कर रहा है लेकिन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, तो दोनों के बीच का जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही। स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए हमें मेथड से जाना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और स्टैटिक फ्रिक्शन को लगाना भी इजी है ना। डायरेक्शन कैसे निकाला भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पीछे की तरफ खसकता, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो पीछे की तरफ खसकता। हम फ्रिक्शन आगे लगा दे रहे हैं, राइट। ये तो आगे की तरफ जाता तो पीछे लगता है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और नंबर लूज करते हैं। ठीक है, तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, राइट। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने से पहले अगर आप कहीं भी नेचर में देखो, कहीं भी, ठीक है, वीट, गेहूं, जब आप गेहूं ऐसे गिराते हो तो जब वो गिरता है तो उसका जो शेप बनता है ना, वो कौन सा शेप बनता है? कोन का।
सीमेंट आप जब गिराते हो तो सीमेंट का क्या शेप बनता है, कोन का। ये जो पाइलिंग अप है ना पार्टिकल्स की, ये पाइलिंग अप जो है ये सिलेंडर में क्यों नहीं होती है, स्पीयर में क्यों नहीं होती है, कोन में ही क्यों होती है। फिर से बोलूँ क्या बोला, बेसिकली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैं कुछ भी अगर ऐसे पाइल अप करता हूँ तो वो पाइल अप करके हमेशा कोन ही बनाता है ना। पाइल, हाँ उसको हम क्ले वे से जोड़ नहीं रहे, नॉर्मली जब पाइल कर दोगे अगर पार्टिकल्स को तो पार्टिकल का पाइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कोनिकल। कोन क्यों बन रहा है, ठीक है, कोन इसलिए बन रहा है बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या बोलता है, इट इज द मैक्सिमम एंगल सो दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लिप। यहां नॉट नहीं लिखा है, सॉरी, डज नॉट स्लिप, राइट। सो मैक्सिमम एंगल, कितने एंगल तक रखोगे कि इसके ऊपर का पार्टिकल स्लिप नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और जब आप पार्टिकल्स को डालने लगोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे पार्टिकल्स जमते जाएंगे जमते जाएंगे जमते जाएंगे, एक एंगल सेट करते जाएंगे। एंगल क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई तभी तो पता चलेगा कि स्लिपिंग होगी कि नहीं, है ना। तो एंगल जो है अगर आप देखो तो अगर आप पहले एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर वापस आएंगे, बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते हैं और फिर इस सवाल पे आएंगे कि इसकी कहानी कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी कि यार मैं कोई भी चीज रखता हूँ या कोई भी चीज अगर मैं पाइल अप करता हूँ तो हमेशा कोन के फॉर्म में होती है, ठीक है, इसको जब संभाल के रखो। ये एक ब्लॉक है फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है हम ये बोल रहे हैं कि भाई इस एंगल पे, इस एंगल थीटा पे स्लिपिंग होने वाली है, हो नहीं रही है, लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया है। अब इसके बाद हल्का सा भी एंगल चेंज करोगे तो फट से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। और होता ही है ना, जैसे अगर आप खड़े हो, अगर आप प्लैंक पे खड़े हो और मैं प्लैंक को उठाते जाऊं उठाते जाऊं उठाते जाऊं तो एक एंगल पे आप स्लिप हो जाओगे, है ना। बहुत बार दोस्तों को गिराया, ठीक है। तो प्लैंक अगर रखा हुआ है, प्लैंक पकड़ा हुआ है मैंने, अगर मेरे को दोस्त को गिराना है तो मैं उठा दूंगा, वो अपने आप स्लाइड हो जाएगा, राइट, स्लाइड होकर नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। तो वो जो एंगल है ना जिसमें उसकी स्लाइडिंग चालू होती है वो एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू पता करनी है। अब ये बोलता है इसको कैसे पता किया जाएगा, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू पता करनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, म्यू एन। ब्लॉक कहाँ जाने वाला होगा या आपका दोस्त कहाँ खसकने वाला होगा, नीचे। फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी हम रेजोल्यूशंस में देख चुके हैं कि डाउनवर्ड फोर्स mg होता है और परपेंडिकुलर n होता है। इसका रेजोल्यूशन अगर करते हैं तो ये आ जाता है mg cos थीटा। हमेशा नॉर्मल के साथ जो mg एंगल बनाएगा, वेज के केस में थीटा होगा, नॉर्मल के साथ mg का एंगल हमेशा थीटा। तो mg cos थीटा हो गया mg sin थीटा। चलो वर्टिकल डायरेक्शन, हम इसको y ले रहे हैं, इसको x ले रहे हैं, ठीक है। ये कहानी हम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज में सीख चुके हैं तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। हमेशा हम पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन सॉल्व करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ वेज। नाउ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो mg cos थीटा के इक्वल है क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा वहां पे, ये तो y डायरेक्शन से आ गया, ये तो y डायरेक्शन से आ गया, है ना। अब अगर इसी चीज को हम देखते हैं, इसी चीज को हम करते हैं इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में जस्ट स्लिपिंग होने वाला था, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब हमारा mg sin थीटा जो है, mg sin थीटा जो है दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय म्यू इनटू n। मतलब mg sin थीटा जो है दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय म्यू mg cos थीटा। mg mg कैंसिल और आ गया यहां से tan थीटा इक्वल टू म्यू, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स म्यू। म्यू की वैल्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताएगा कि आपका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है। और ये होना ही चाहिए था ना, सोचो अगर एक स्मूथ सरफेस हो तो हल्का सा उठाओगे आपका दोस्त स्लिप हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उठाओ स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत रफ सरफेस है तो अगर आप उसको उठाते जाओगे वो अपनी ग्रिप बना के रखेगा। ग्रिप क्यों बनाएगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना ज्यादा, सॉरी, जितना ज्यादा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना आपका एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, ये आपको पूछता है एग्जाम्स में कि एंगल ऑफ रिपोज बताओ, तो आप इसको डायग्राम बना के प्रूव कर सकते हो। अब वापस चलते हैं हमारे गेहूं के ढेर पे, ठीक है।
ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। अब सोचो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा पता है, अब इसके बाद एक जो दाना गिरेगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा स्लाइड, मतलब वो होने तैयार है, स्लाइड होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो एट दिस एंगल, अब इसके ऊपर अगर आपको सेट करना होता, मतलब इसको सिलेंडर बनाने के लिए बच्चों आपको और एंगल चाहिए 90 डिग्री तक, लेकिन वो एंगल आप बना नहीं सकते बिकॉज इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल डालोगे आप स्लिप हो सकते हैं, यहां तक स्लिपिंग नहीं होगी, राइट। तो इसके नीचे जब तक आप पार्टिकल डाल रहे हो, इसके नीचे जब तक आप पार्टिकल डाल रहे हो, राइट, तो बेसिकली समझो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। तो इसके नीचे जब तक पार्टिकल, यहां वाला भी स्लिप नहीं होगा, यहां वाला भी स्लिप नहीं होगा, यहां वाला, तो ये इसके साथ में यहाँ पे पाइलअप होते जा रहा है। इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो स्लिप होने लगेंगे, तो सिलेंडर बनने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, और सिलेंडर बनने का मौका नहीं मिलेगा तो स्फीयर बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा वो जो एंगल सेट करना है वो एंगल आपका जाएगा ही नहीं उसके ऊपर, वो हमेशा इतने पे अटक गया है। अब इसके ऊपर ले जाने जैसे ही आप जाओगे आपका जो पार्टिकल्स है वो नीचे स्लिप होते है ना। तो अगर हम यहां से देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज कैसे करना है, तो ये बोलता है, इसमें एक सवाल पूछता है कि हाउ हाई कैन a pile of cement be made with base radius r if angle of repose is alpha and coefficient of friction is mu। सिंपल सी बात है ना कि ये ऐसे आ जाएगा, अल्फा दिया हुआ है, ये हाइट है, ये रेडियस है। इसने पूछा कि यार ये एच कितना होगा अगर मुझे आर और अल्फा पता है, तो ये बोलता है भाई तुम्हारा टैन अल्फा जो है वो होना चाहिए म्यू के इक्वल, लेकिन टैन अल्फा कितना है, टैन अल्फा इज बेसिकली एच बाय आर, तो एच कितना हो सकता है, म्यू इंटू। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लोग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बहुत कुछ बोलते हैं, इंटीग्रेशन मत, वो देख के ऐसा लगता है इंटीग्रेशन है, लेकिन बहुत सिंपल से पाइल जब तक बनता जाएगा लास्ट वाला जो पार्टिकल यहाँ गिरेगा इसके बाद में अब ये स्लिप करेगा, तो उस पार्टिकल के लिए हमें पता चल गया, तो उस पार्टिकल के लिए ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू, बहुत जल्दी भाग रहे हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सांस लेते हैं। ऐसे सोचो ये बंदा खड़ा है, ये अंदर खड़ा है, और ये गाड़ी जो है ये एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, समझो ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये आपका दोस्त जो है ये किसी गाड़ी में खड़ा है और ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। अब ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है ना, तो इसको ये पेंडुलम दिख रहा है कि ये पेंडुलम जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जिसमें खड़ा है उसमें तो इसको दिख रहा है भाई इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और इसको कोई फोर्स नहीं दिख रहा, इसलिए ये जो पेंडुलम है इसका जो मास इनटू एक्सेलरेशन है ये होना ही नहीं चाहिए था, राइट। लेकिन जब यही मैं ग्राउंड फ्रेम में आ जाता हूँ, मेरे फ्रेम में मैं आपके दोस्त को देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर, तो मुझे तो उस पेंडुलम पे फोर्स दिख रहा है, फोर्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है मतलब पूरा सिस्टम जो है उस पर फोर्स लग रहा है ना, ये डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। अब ये कैसी चीज है कि भाई इस बंदे को फोर्स दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है ना, और इस बंदे के हिसाब से तब तो ये सीधा होना चाहिए था, एंगल पे जाना ही नहीं चाहिए था, और मेरे हिसाब से मुझे पता है कि भाई फोर्स लग रहा है तो एंगल पे तो जाएगा, पीछे क्यों जाएगा वो बताएंगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर फोर्स आगे लग रहा है पीछे क्यों जा रहा है, अभी बताएंगे आराम से सारी चीजें एक बाय स्टेप। बट ये तो समझ गया ना कि भाई अंदर वाले को फोर्स नहीं पता चल रही, तो अंदर के हिसाब से सीधा होना चाहिए, राइट। बाहर वाले के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है कि बाहर वाले के हिसाब से इसको ये बस जो है ये एक्सेलरेट होती दिख रही है, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है अगर, तो ये सोच रहा है यार फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये टिल्ट तो होगा, तो बाहर वाले का जीवन सुखी है, बाहर वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाहर वाला सुखी इसलिए है क्योंकि बाहर वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंदर वाला दुखी और सोच के चिंता में तुम्हारा दोस्त इसलिए है क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बोलोगे सर इनर्शियल नॉन इनर्शियल डाल दिए लेकिन बताए तो नहीं कि क्या होता है,
बताएंगे यार, पहले ये तो समझो कि कहानी क्या हुई। कहानी ये हुई कि भाई ये बंदा ऐसे फ्रेम में था जो आगे आगे एक्सेलरेट हो रही थी, इसको ऐसा लगा कि यार कोई फोर्स नहीं लग रही, तो भी ये पेंडुलम टिल्ट हो गया। बाहर वाला कोई एक्सेलरेशन वाले फ्रेम में नहीं था, बैठा हुआ था शांति से, उसको लग रहा है भाई मैं बैठा हुआ हूं, तो मतलब उसको दिख रहा है कि भाई ये बस जो है एक्सेलरेट करती हुई आगे भाग रही है, मतलब पेंडुलम पे फोर्स लग रहा है। तो बाहर वाला तो सही है, अंदर वाला गलत है? नहीं, अंदर वाला गलत नहीं है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। राइट, तो देखते हैं पहले इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी, फिर आ जाएंगे स्टिल्ट पे। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट, अब इसमें थोड़ा सा थियरी है, तो डरना नहीं या कंफ्यूज नहीं होना, या बुक बंद करके या वीडियो बंद करके बैठ नहीं जाना, ये लिख लेना ताकि तुम्हें काम आ जाए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड, सॉरी आर वैलिड, आर कॉल्ड इनर्शियल, जहां पे नॉट वैलिड है वो नॉन इनर्शियल है। तो न्यूटन लॉ जहां नहीं लगा पाओगे, जैसे उसको सामने फोर्स नहीं दिख रहा है, फोर्स नहीं दिख रहा है तो भी वो पेंडुलम टिल्ट हो रहा है, तो भाई फोर्स के बिना कैसे? एक्सटर्नल फोर्स होने पे ही तो मोशन होना चाहिए, इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है? इनर्शिया चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए, और अंदर वाले को दिख रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है ना? तो ये बोलता है भाई जहां पे आपके न्यूटन लॉ वैलिड है, इनर्शिया को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, वहां पे इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अब ये बोलता है कि फ्रेम्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद कर लेना। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी की फ्रेम और रेस्ट पे, दो फ्रेम, अगर आप रेस्ट वाले फ्रेम में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फ्रेम में हो, तो आपका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर अर्थ जो है गोल गोल जो चक्कर काट रहा है, सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, वो इनर्शियल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं इनर्शियल। भाई मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा, सारी चीजें हमने अभी बोला कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पे चाहिए, ना रेस्ट पे है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बात ये है कि इन दोनों की वजह से, इसलिए क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू में आएगा, नो परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम, देयर इज नो परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, बट अर्थ इज नियरली एन इनर्शियल फ्रेम, because of its size and speed it can be considered as an inertial frame with Newton's law are fairly valid। मतलब अगर आप लगाओगे तो लग जाएंगे, इतना प्रॉब्लम आपके आंसर्स में नहीं देंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ आर फेयरली वैलिड एंड दैट इज व्हाई वी टेक अर्थ एज नियरली अ इनर्शियल फ्रेम। अगर आपको कोई पूछे कोई इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करती है नेचर में, नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसके पास एक्सेलरेशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अभी हमने जो बस देखी थी ना, वो नॉन इनर्शियल थी इसलिए क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन था, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती तो कोई नहीं। ठीक है, अब न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए हमने एक फोर्स और घुसाया। कौन सा फोर्स? पहले फोर्स देखेंगे फिर बस वाले पे वापस चलेंगे। ठीक है, हमने घुसाया सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कहां आएगा? जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके चढ़ के बैठोगे वहां आ जाएगा। टू मेक न्यूटन लॉ वैलिड, न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए हमने किया कि भाई जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे, उस केस में आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, तो मैं सूडो फोर्स लगा दूंगा तो ये वैलिड हो जाएंगे। कैसे वैलिड हो जाएंगे? भाई उसकी वैल्यू जो है सूडो फोर्स की, मास इनटू ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। राइट, सो जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है जिस फ्रेम में हो आप, उस एक्सेलरेशन, एक्चुअली ऑब्जर्वर नहीं फ्रेम लिखेंगे तो बेटर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। राइट, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा जो सूडो फोर्स है, सूडो मतलब अनरियल फोर्स, इसका मतलब होता है अनरियल। अनरियल इसलिए क्योंकि जैसे ही बस स्टॉप हो जाएगी ये गायब हो जाएगा, फिर बस एक्सेलरेट करेगी फिर आ जाएगा, है ना? तो ये अपने हिसाब से नहीं जीता है, ये जो जीता है फ्रेम के हिसाब से। तो जो फ्रेम के हिसाब से जीता है वो है गोस्ट फोर्स। राइट, तो हमारा सूडो फोर्स है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसको ये रियल फोर्स जैसे फील होगा। राइट, ओके, तो हमें ये समझ गया कि भाई सूडो फोर्स क्या है, हमें समझ गया इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या है, हमें ये समझ गया कि भाई अर्थ जो है वो नियरली इनर्शियल है, एक्चुअल इनर्शियल नेचर में कुछ नहीं होता। लेकिन हमें अभी भी उस दोस्त की प्रॉब्लम समझ नहीं आई जो बस में बैठा था। चलो वहां चलते हैं। तो दोस्त क्या बोल रहा था तुम्हारा? दोस्त बोल रहा था यार पेंडुलम हिल रहा है लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, देखो
ये तुम्हारा पेंडुलम था, ये थीटा एंगल है ना। ये आपका एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, यहां तुम्हारा दोस्त खड़ा है, यही कहानी चल रही थी। अब इसी को हमें क्लियर करना है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो हमने क्या बोला, इसका मास समझो बॉब का अभी m है, ठीक है। ये बोलता है कि भाई इस रस्सी में टेंशन होगी कैपिटल टी, है ना, इसका डाउनवर्ड वेट होगा mg, लेकिन इस पे एक सूडो फोर्स लगाएगा इसकी इसकी नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से, ma, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला था उसने, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जर्वर इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसको यहां बना लेते हैं, तो ये बॉडी है, ये टेंशन है, ये mg है, ये ma, ठीक है। ये थीटा था, अगर ये थीटा है, हाँ थीटा था, हाँ ये थीटा है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है ना। तो तो हम अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्शन भी आ जाता है, ये हो जाएगा टी, इधर टी है ना, टी है, तो ये हो जाएगा टी का साइन थीटा, है ना। और अगर यहाँ पे चलेंगे ऊपर की तरफ तो ये आ जाएगा टी का कॉस थीटा। अब क्योंकि ये पेंडुलम अटका हुआ है तो टीन साइन थीटा हो जाएगा एम ए, टी कॉस थीटा हो जाएगा एम जी, है ना, टी साइन, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एम ए, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें आ जाता है tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। देखो अगर ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये नहीं होता तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती, और जैसे ही ये जीरो हो जाती tan थीटा जीरो हो जाता, तो ये पेंडुलम जो है ये पीछे नहीं जाता। जस्ट बिकॉज दिस बस वाज एक्सेलरेटिंग, ये वाला एक्सेलरेशन वाला टर्म यहाँ पे आएगा, सूडो फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से ये टिल्ट होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वो जो नीचे वाला खड़ा था उसकी क्या कहानी है, उसकी कहानी भी देख लेते हैं। जो नीचे खड़ा हुआ है, जो नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो ब्लॉक है उस पर टेंशन लग रहा है, राइट, और उस पर mg लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नीचे वाले इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में कहानी ये है कि ये थीटा फिर से है, ये थीटा तो ये थीटा, है ना। तो ऊपर कितना लग गया बच्चों, टी कॉस थीटा, इधर कितना लग गया, टी साइन थीटा, है ना। तो इसको क्या दिखेगा, इसको ये दिखेगा भाई कि ये वाला बॉडी तो एक्सेलरेट कर रहा है, जमीन वाले को तो एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, तो ये बोलेगा ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ऊपर नीचे बैलेंस है, मोशन नहीं हो रहा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और इससे फिर से यही आ जाएगा। तो दोनों गलत नहीं बोल रहे, दोनों सही बोल रहे हैं। नीचे वाले फ्रेम में अभी तक सॉल्व कर रहे थे हम, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, नीचे वाले फ्रेम में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम ये बोलेंगे भाई आप ये देखो ना कि नीचे वाले फ्रेम में टेंशन लग रहा है और इसको पीछे की जिसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है तो अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा है ना। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट ये बोलता है टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, वो तो यहाँ भी था और यहाँ भी था। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो मुझे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना कि सर ये नहीं समझा, मैं बता दूंगा। बट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये थीटा निकालने के लिए बार बार बोर्ड एग्जाम, सॉरी 11th के एग्जाम में आता है कि ये थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा ए बाई जी, डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायग्राम बनाओ, ये डेरिवेशन है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, सॉल्व करके ये, ठीक है। इसका एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जो बार बार पूछा जाता है, विच इज बेसिकली द लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और एक साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फटाफट ताकि हम ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें इस पे, ठीक है। एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये रेस्ट पे, तो ऐसे नहीं लिखते, लिखते हैं रेस्ट,
यहां पे हमें बताना है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। सेकंड, यहां एक लिफ्ट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ऊपर की तरफ, यहां बताना है इसका एक्सीलरेशन कितना है, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन कितना है। सब एक साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसका नॉर्मल रिएक्शन बताना है कितना है। यहाँ एक लिफ्ट है, ये नीचे जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसका नॉर्मल रिएक्शन बताना है कितना है। इन्हीं में से कोई एक आएगा, ठीक है। ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, mg। मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इधर n की वैल्यू आ गई mg। यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ, ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ m है, ऊपर की तरफ n है, ठीक है। ब्लॉक कहीं नहीं मूव कर रहा, ना एक्सेलरेट कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, तो मेरे लिए ये n इक्वल टू mg। इधर देखते हैं, ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो ये तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर n है, नीचे mg है, n माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो n कितना आ गया बच्चों, m टाइम्स g प्लस a। यहाँ पे कहानी क्या होगी, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो ब्लॉक मुझे नीचे एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है, नीचे mg है, ऊपर n है, और ये आ गया हमें mg माइनस n इज इक्वल टू ma। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया m टाइम्स g। एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ कुछ क्यों नहीं हुआ भाई, हमने क्या बोला, ये दोनों जो हैं, ये दोनों में इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, रेस्ट पे है, तो हमारा n इक्वल टू mg बैलेंस्ड है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है बिल्कुल एक्सेलरेशन से, तो मेरे को ऐसे नीचे दबाने की कोशिश करेगी, मेरा वेट जो है मुझे ज्यादा लगेगा, तो वेट ज्यादा ही लग रहा है मेरे को, mg प्लस ही लग रहा है ना। और ये जो है, ये जब नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो नीचे जाने की कोशिश करने पे मेरे को वेट मेरा हल्का लगेगा, हल्का लगेगा तो मुझे लगेगा mg माइनस। अब ये वेट और हल्का वाला जो पार्ट है ना, ये सूडो फोर्स से समझता है, बाहर देख के नहीं समझता, ठीक है। ये दोनों कहानी सूडो फोर्स में सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो सूडो फोर्स की कहानी यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। चलो सूडो फोर्स से करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स से करते हैं। चलो अब देखो सूडो फोर्स से कैसे होगा। सूडो फोर्स की कहानी ये बोलती है, तो सूडो फोर्स की कहानी ये बोलती है, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये नीचे जा रहा है। अगर मैं अंदर खड़ा हो जाऊं लिफ्ट के अंदर, तो मुझे एक्सेलरेशन तो दिखाई नहीं देगा, एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक पे क्या क्या होगा, ब्लॉक पे होगा डाउनवर्ड mg, ऊपर n, बट क्योंकि ऊपर जा रहा था तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा नीचे m। अंदर खड़ा हूं ना, सूडो फोर्स इनर्शियल फ्रेम से हट गया हूं, नॉन इनर्शियल में चला गया हूं, तो नॉन इनर्शियल में तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये ma आ गया, इस वाले को देखो, नीचे mg, ऊपर n, लेकिन ये a है तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स आ जाएगा ma। बट मेरे को ब्लॉक तो रेस्ट में दिख रहा है ना, ब्लॉक मेरे लिए तो मूव नहीं कर रहा, मेरे बाजू में ही बैठा हुआ है, मैं बाहर से देख रहा था तो ब्लॉक ऊपर ऊपर जा रहा था, तो मैंने लगाया एक्सेलरेशन। अब मेरे बाजू में बैठा हुआ है तो नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो से क्या आएगा, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस का एडिशन। यहाँ पे क्या आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, n प्लस एम इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, सेम आंसर आया जो आया था, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स तुम फील कर रहे हो ना, तुम फील कर रहे हो तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम्हारा कम हो रहा है, राइट। यहाँ पे वेट बढ़ रहा है और यहाँ पे वेट कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बहुत बार पूछते हैं कि कहाँ नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, राइट, कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। और इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव, ठीक है। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव जब आप ढूंढते हो तो ग्रेविटी के साथ जब कोई एक्सेलरेशन छेड़छाड़ करता है, मतलब ग्रेविटी भी है और कोई एक्सेलरेशन वेक्टर भी है, ठीक है, तो जी इफेक्टिव निकाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ देखो, ये ऊपर जा रहा था,
ठीक है, ऊपर जा रहा था तो सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन नीचे, ये g प्लस ए हो गया, है ना। ये नीचे जा रहा था, सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन ऊपर, ये g माइनस ए हो गया। तो यहाँ पे बस आप g की जगह इफेक्टिव g डाल दोगे तो भी आपको वैल्यू, बट आई डोंट प्रेफर द इफेक्टिव मेथड, दिस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ एक सूडो फोर्स डाल दो, बाकी तुम्हारी कहानी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ गया होगा। नहीं समझा कुछ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा भी। ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। इसमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है। ये ब्लॉक 2m मास का है, ये ब्लॉक m मास का है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ये सिस्टम है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तुम्हें मुझे बताना है कि इस केस में टेंशन ऑन द ब्लॉक्स कितना होगा, ये टेंशन कितना होगा। ये क्वेश्चन में मैंने आपके दो मेजर कंसेप्ट, पुली वाला और सूडो फोर्स वाला, एक साथ लगा दिया है। अब इनको लगाओ, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में बहुत आते हैं। अगर आप ये लगा ले जाते हो तो आपको एक आइडिया मिल गया है कि मेंस के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके कमेंट्स में मैं वेट करूंगा कि आप आंसर्स बताएं मुझे, ठीक है। अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो हम उसे कवर करेंगे। ये कवर करता है हमारा एक मेजर चैप्टर विच इज बेसिकली लॉज ऑफ मोशन, राइट। लॉज ऑफ मोशन में दो और चीजें हैं जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में देखी है, मुझे पता है मैंने वो मिस नहीं की है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन। बट हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस से रिलेटेड सारी चीजें की हैं। हम मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन को एक अलग चैप्टर, एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, ताकि हम उसे यहाँ इंक्लूड नहीं करें। ये आपके लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस से रिलेटेड सारी चीजें कवर करता है। आप इसे अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने डाउट्स लेके मेरे पास आइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं इसमें बेटर होने के लिए। ठीक है, आपने देखा ये सारी चीजें नेचर में है, ये सारी चीजें देखते हैं। इवन मैंने जैसे बताया था कि एक साइकिल से लेके इवन चंद्रयान तक ये ऑब्जेक्ट, ये लॉजिक लगता है। तो आपको अगर ये सीखना है तो आपको इसके लिए पेन और पेपर उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, हम अपना अगला वीडियो ले आएंगे एंड दैट विल बी अबाउट सर्कुलर मोशन। थैंक यू।